Kinetic theory of gases. The basics of this chapter you have already studied in your 11th standard states of matter. Now here is a quick recap of all those basic terms which you have studied. As I start, give you a reminder to note down the important points during my explanation. I have written the highlighting points. The details are coming in my addresses, so you please make sure that you note down them. Kinetic word suggests motion. There is a second part also, radiation, which we'll be studying further. But the first half is KTG, that is kinetic theory of gases. Gases का kinetic theory मतलब gases का motion के दौरान का behavior क्या होता है, ये हम लोग को सीखना है. Of course, motion के लिए हम लोग को लगेगा कुछ drive. There are some motives, there are some parameters which keeps changing this motion of the gas molecules. They are mainly pressure and temperature. The third one which we'll always consider is volume of the gas, because it is a space which is occupied by the gas. That is a main parameter for any gas because it doesn't have any shape. So volume of the gas is always there. What is the effect of surrounding pressure and temperature on the motion of the gases? That is what we are going to study in KTG, kinetic theory of gases. इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो गैस हम लोग कंसिडर करते हैं वो आइडियल गैस होता है. अभी आइडियल गैस किसको बोलते हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है. जो गैसेस हम लोग मेनली डील करते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, वो रियल गैसेस हैं. तो उनको हम आइडियल जैसा ट्रीट करेंगे. तो आइडियल का कंडीशन क्या है? नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है कि वो आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं. ये आइडियल गैस का कंडीशन है. अभी रियल गैसेस को अगर हम लोग देखो तो ये होना मुश्किल है, बिकॉज रियल गैसेस में पर यूनिट वॉल्यूम देयर आर 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. मतलब 1 मीटर क्यूब में 10⁻23 गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं. देयरफॉर रियल गैस को अगर हम लोग को आइडियल गैस जैसा बिहेव कराना है तो ये वॉल्यूम इसका बड़ा होना चाहिए. मतलब दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए. अभी वॉल्यूम बड़ा मतलब उसका डेंसिटी होना चाहिए कम, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मास अपॉन वॉल्यूम. तो फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस यू कैन ऑलवेज चेंज इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका डेंसिटी कम होगा. डेंसिटी कम होगा मतलब क्या कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है. ऐसे केस में उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस है वो एक दूसरे के साथ जो इंटरैक्ट करते हैं वो बहुत ही कम होगा. और ये होने के लिए देयर आर टू कंडीशंस. वन इज गैस शुड बी एट लो प्रेशर एंड सेकंड इज इट शुड बी एट हाई टेम्परेचर. लो प्रेशर मतलब प्रेशर जितना कम रहेगा उतना वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. यू नो दिस स्टूडेंट्स वेरी वेल कि प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द बॉयल्स लॉ. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. हम लोग किसी भी जनरली भी एग्जांपल ले लें, अगर आप फुटबॉल का केस लेते हो तो फुटबॉल का जो वॉल्यूम है उसको अगर आप प्रेस करते हो, मतलब अगर उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो उसका वॉल्यूम कम होता है. सो इंक्रीज इन प्रेशर विल ऑलवेज डिक्रीज इन वॉल्यूम. देयरफॉर फॉर हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम दैट इज लोअर डेंसिटी वी शुड ऑलवेज हैव लोअर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर पे भी ये पॉसिबल है. हायर टेम्परेचर पे क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स विल एक्सपैंड. Gas will expand, that means molecules will try to depart from each other. Somehow, anyhow, हम लोग को real gases का जो volume है वो अगर ज़्यादा हम लोग रख पाए, उनके molecules के बीच का distance ज़्यादा रख पाए, तो real gases ideal gas जैसा behave करता है. So this is a very important MCQ. When does a real gas behave as an ideal gas? तो ये conditions है, low pressure और high temperature. इन दोनों में से एक भी होगा तो सफिशिएंट वॉल्यूम अगर वो ऑक्यूपाई करता है तो वो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो बिफोर वी प्रोसीड फॉर दीज लॉज. नाउ दिस इज अगेन यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ जिसको प्रेशर लॉ भी बोलते हैं. ये तीन लॉ और इन तीनों का कॉम्बिनेशन है आइडियल गैस इक्वेशन. अब ये तीन लॉज का पैटर्न एकदम सेम है. इन तीनों में कोई तो एक कांस्टेंट है, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. इन तीनों में से एक कांस्टेंट रहेगा, बाकी के दो चेंजिंग रहेंगे. और उन बाकी के दो का जो रिलेशन है दैट इज योर लॉ. जैसे
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वी नो दिस, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा। ये जो एग्जाम्पल्स है हम लोग डेली लाइफ में बहुत बार देखते भी हैं, उनको करते भी हैं। जैसे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कौन सा केस है? अगर आप एक बर्तन में पानी गर्म करने को लेते हो और उसके ऊपर कोई ढक्कन कवर नहीं रखा है, नाउ दैट वाटर इज ओपन और एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर डायरेक्टली, तो उसके ऊपर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल फ्रॉम आवर डेली लाइफ। सिमिलरली वी हैव अदर एग्जांपल्स आल्सो। इसका एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया फुटबॉल का। तो प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि फुटबॉल के अंदर भी वो एक गैस है, उसको हम लोग इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर के साथ प्रेशर बढ़ेगा। अब ये कैसे होगा? अगर हम लोग उसी वाटर को जिसको हीट कर रहे हैं उसको अगर ढक्कन रख देते हैं और फिर उसको हीट करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका प्रेशर बढ़ेगा। सो दीज आर द डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दीज गैस लॉज। एक चीज जो यहाँ पे नोटवर्दी है वो है इन कांस्टेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डेंस में इनको कुछ नाम दिया जाता है इस प्रोसेस को। जैसे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। प्लीज नोट डाउन दीज नेम्स रिस्पेक्टिवली फॉर द लॉज। अगर इन तीनों बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गay-Lussac's लॉ को कंबाइन अगर हम लोग करते हैं तो जो मिलता है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। इसके तीन फॉर्म्स हैं, तीनों का मतलब सेम ही है, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2। मतलब अगर आपने एक गैस को, एक रियल गैस को जो आइडियल जैसा बिहेव कर रहा है, उसको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज किया दो बार, तो पहली बार जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है और दूसरी बार जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, उनका जो रिलेशन आपस में रहेगा वो हमेशा ये रहेगा। अच्छा, ये रिलेशन एक्चुअली कैसे मिला है? PV is equal to nRT। इसमें से N number of moles for a given gas, it is always a constant. R is a gas constant, universal gas constant। R का वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अगर आपको इस जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिवाइड करते हैं 4.2 से या 4.18 से। 8.3 को 4.18 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 मिलता है। सो दिस इज 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। माइंड यू, ये पर में मैं क्या लिख रहा हूँ? मोल के बाद ही केल्विन लिख रहा हूँ। केल्विन के बाद मोल अगर हम लोग लिखेंगे वो भी वैलिड है, लेकिन उसमें फिर रॉन्ग इंप्रेशन ये हो सकता है कि हम लोग उसको केल्विन मोल की जगह पे किलो मोल पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए क्या करो, मोल के बाद ही आप केल्विन लिखा करो। बहुत छोटी सी और सिंपल सी एडजस्टमेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेशर सिचुएशन में हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बहुत बार, तो इसीलिए मोल केल्विन ये लिखना ऑलवेज एडवाइजेबल है। सो दिस R इज अ गैस कांस्टेंट। तो N और R अगर कांस्टेंट हो गया स्टूडेंट्स तो PV, और ये TV में अगर लेफ्ट साइड में लेता हूं तो PV अपॉन T इज कांस्टेंट। तो PV अपॉन T इज कांस्टेंट को हम लोग ऐसे लिखेंगे। Now this can also be written as PV is equal to N into KB into T। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं इस KB को निकालूं, KB मतलब क्या है? KB is the Boltzmann's constant। KB is what? Boltzmann's constant। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? R upon N। अच्छा, इसमें एक्चुअली किया क्या है आप देखो, इस N की जगह पे अगर मैं रखता हूं N upon Na। Na again is known to you students. What is Na? Na is Avogadro's number, and what is the value? 6.023 into 10 raised to 23। ये 23, ये 23, ऐसे याद रखने का। Okay? So Na is Avogadro's number. So N upon Na अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं, small n को सब्स्टिट्यूट किया, कैपिटल N को साइड में रख दिया, ये R गैस कांस्टेंट है, ये Na कांस्टेंट नंबर है, तो ये R upon Na एक तीसरा कांस्टेंट बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं KB। B stands for Boltzmann, so it is Boltzmann's constant। और अगर हम लोग यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो आपको आंसर मिलता है 1.38 into
10⁻²। अभी देखो पावर कितना बनेगा, इसको तो कोई पावर है नहीं r को, Na का पावर कितना है 23, सो 10⁻23 अगर ऊपर जाता है तो ये बनेगा -23 एंड द यूनिट इज जूल पर केल्विन। So you must know these basic constants in the calculations of these gas laws while we are studying them in the numericals and MCQs. N is N upon Na, ये हम लोगों ने देख लिया। इसका और एक फॉर्मूला होता है that is mass of the gas upon its molecular weight और molar mass। जैसे ऑक्सीजन का मोलार मास क्या है, molecular weight 32, तो ये स्मॉल m ऑक्सीजन के लिए 32, नाइट्रोजन के लिए क्या है 28। तो अगर आप ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हो तो ऑक्सीजन का जो भी मास आपको दिया है कैपिटल M, ऑक्सीजन का मास मतलब टोटल गैस का मास, उसको एक मॉलिक्यूल के मास से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है 64 ग्राम, 64 ग्राम, उसको अगर आप 32 से डिवाइड करते हो, 64 ग्राम पूरे ऑक्सीजन का मास है, 32 एक मॉलिक्यूल का mass है, so 64 upon 32, so it is 2. So for 64 gram of oxygen the number of moles are 2. Likewise you can calculate for any given gas knowing its molecular weight or which you call it as molar mass in chemistry. So this is all the constants and variables related in the laws. Real gas and ideal gas also declared here. Number of gas molecules per unit volume. And now what is an ideal gas? क्योंकि आगे हम लोग अभी जो भी करने वाले हैं वो सब ideal gas के लिए देखने वाले हैं। So what is an ideal gas? The one which is obeying this ideal gas equation at all the pressures and temperatures is called as ideal gas. So ideal gas को हम लोगों ने यहाँ पे properly define किया है। जो gases हम लोग actually देखते हैं वो normally है सब real gases, but उनको ideal जैसा behave कराना है तो उसके rules follow करने पड़ेंगे। Now, ideal gas हमेशा KTG के assumptions follow करता है, मतलब kinetic theory of gases के कुछ assumptions हैं जो आपने chemistry में सीखे हैं about the nature of the gas molecules and the motion of the gas molecules. Nature of the gas molecules मतलब क्या कि gas molecules are tiny little spheres, elastic spheres. They are same for a given gas, मतलब एक gas के सारे molecules हम लोग same है ऐसा assume करते हैं। ये ऐसा assumption क्यों है? Because गैस मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऐसा इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे सॉलिड्स को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, एक स्टोन को अगर ऊपर से फेंक दिया तो उसका मोशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दैट स्टोन आर कॉम्पैक्ट टुगेदर। लेकिन गैस का ऐसा नहीं होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से एकदम दूर दूर होते हैं। सो यू कैन नॉट सिंपली स्टडी द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट वे। इसलिए हम लोग इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का मोशन की बजाय उसका एक एवरेज निकाल के स्टडी करते हैं। मतलब अगर गैस मॉलिक्यूल ने कवर किया हुआ डिस्टेंस हम लोग लेते हैं तो वो भी एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। उस डिस्टेंस को कवर करते समय उसका जो वेलोसिटी है वो भी हम लोग एवरेज वेलोसिटी लेते हैं। तो इस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स का मोशन स्टडी करते समय हम लोग एवरेज हमेशा लेते हैं। दैट इज अ कन्वेंशन विच वी हैव सेड। तो KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो assumptions हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? गैस मॉलिक्यूल्स आर अ टाइनी लिटिल इलास्टिक स्फीयर्स। Molecules of the same gas are identical in all the parameters like size, mass and shape. ये assumption हम लोग KTG में करते हैं क्योंकि हम लोग को गैस मॉलिक्यूल्स के सारे पैरामीटर्स एवरेज लेके स्टडी करने हैं। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था few moments back. According to that, we should have certain line of action and that is set in assumptions in KTG. उनको perfectly elastic spheres माना गया है। What do you mean by perfectly elastic spheres? इसका रिलेशन उनके collisions के साथ भी है। उनके collisions भी perfectly elastic होते हैं। So nature wise they are perfectly elastic and even motion wise their collisions are elastic collision. Perfectly elastic spheres means what? कि after certain interaction they will regain their original size and shape. And perfectly elastic collision का मतलब क्या है कि जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। Gas molecules are constantly colliding with each other and also with the walls of the container. Therefore, the loss of energy can matter. But gas molecules are so lightweight
that the loss of energy is negligible. There is a small loss but which we always ignore, and hence we say that gas molecules are having perfectly elastic collisions. ये उसके मोशन का हो गया. ड्यूरिंग द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उनके जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनको हम लोग इलास्टिक कंसिडर करते हैं. बट उस रैंडम मोशन में पहले हम लोगों ने बात किया नेचर का कि मॉलिक्यूल्स आर टाइनी स्पीयर्स, इलास्टिक स्पीयर्स, रिजिड है, एक गैस के लिए सारे आइडेंटिकल है. उसमें एक पॉइंट और आएगा नेचर में कि जो गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, दैट इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस. और वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हाट वी कंसीडर इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. तो अगर कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर का है, उसके अंदर हम लोगों ने कोई गैस भर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल ने हर एक पॉइंट 5 लीटर का ऑक्यूपाई कर दिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बकेट में, मैं एक एनालॉजी से आपको बताऊंगा, अगर एक स्टैंडर्ड साइज बकेट में हम लोगों ने 3 फुटबॉल रख दिए तो वो बकेट भर गया, फुल हो गया. हम लोग क्या बोलते हैं कि बकेट इज नाउ फुल, यू कैन नॉट ऐड 4th फुटबॉल इन दैट. इसका मतलब है कि उन फुटबॉल्स ने उस बकेट के हर एक पॉइंट, स्पेस का हर एक पॉइंट ऑक्यूपाई किया हुआ है. जी नहीं, फुटबॉल्स के बीच में अभी भी स्पेस बाकी है. तो ये फुटबॉल्स गैस मॉलिक्यूल्स जैसा है, वो बकेट गैस कंटेनर जैसा है, और वो जो स्पेस बीच में छूट गया है, दैट इज द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज एनालॉजी which is easier to understand that actual volume occupied by the gas is very less as compared to the volume of the gas, that is volume of the container. Random motion, अभी हम लोग मोशन का बात करेंगे, ये नेचर का हो गया. मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विच इज रैंडम, उस दौरान वो हमेशा zigzag पाथ कवर करते हैं, जिसको हम लोगों ने ब्राउनियन मोशन ऐसे नाम दिया था. रॉबर्ट ब्राउन फाउंड दिस थिंग, गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज गोइंग इन अ रैंडम मैनर. ओके, so during their random motion they are covering a zigzag path. उस पाथ का डिस्टेंस कभी 2 मीटर रहेगा, कभी 3 मीटर, कभी 7 मीटर, कभी 0.5 मीटर. ये डिस्टेंस कहाँ तक कवर होगा? जब तक कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जाके टकराता नहीं है या किसी वॉल को नहीं टकराता है, तब तक वो अपना पाथ कवर करते रहेगा. ये पाथ का कोई फिक्सेशन नहीं है, इसीलिए इस पाथ को हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ. So all these are free paths covered by the gas molecule. वैल्यू में बहुत अलग अलग है. सी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एवरेज लेने का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इन सारे फ्री पाथ्स का हम लोग एक एवरेज, एक मीन निकालते हैं और उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मीन फ्री पाथ. इस मीन फ्री पाथ का सिंबल है लैम्ब, दैट इज लैम्डा, जो हम लोगों ने पहले वेवलेंथ के लिए यूज किया प्रोबेबली, बट अभी यहाँ पे उस लैम्ब का मतलब है मीन फ्री पाथ. Through the experiments we have found that this lamb has this formula. अभी इस formula में 1/√2 pi d square into n by v. What is this d? Please make sure that you are writing down. d is the diameter of the molecule. तो mean free path is inversely proportional to d square. Mind you, d square है. d square मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? कहीं ना कहीं पे एरिया का इंडिकेशन है वो. तो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से फ्लोर है, उनका जो फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, वो उस क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ d ना लेते हुए d स्क्वायर लिया हुआ है. सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, n. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, n क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस. सो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये टर्म भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अभी इस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डेंसिटी. यूनिट वॉल्यूम में कितने सारे मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर डेंसिटी. सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर डेंसिटी. इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से एक फॉर्म में रख सकते हैं. हाउ कैन आई राइट दिस? n/v. इस n/v को हम लोग इस फॉर्मूला से ले सकते हैं. चेक व्हाट इज n/v देयर. इट इज p/kt. तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे p/kt. अभी ये kt ऊपर जाएगा और फिर इसका फॉर्मूला बनेगा √2 pi d square into p. इस तरीके से
मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर कम रहेगा, जैसे हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था, प्रेशर कम रहेगा उतना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, मतलब उन गैस मॉलिक्यूल्स को फैलने के लिए, मूव होने के लिए काफी बड़ा स्पेस मिल गया, सो दे कैन बी मूविंग फ्रीली, इसलिए फ्री पाथ भी उसका बहुत बड़ा रहेगा। सो लैम्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अच्छा, इसका एप्लीकेशन हम लोग इसमें करते हैं जिसमें आर्टिकल्स आर कोटेड विद द मेटल फिल्म्स। तो जिन मेटल फिल्म्स का कोटिंग हम लोग को आर्टिकल्स के ऊपर देना है, किसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देना है, उन मेटल्स को एक एनक्लोजर में, एक एनक्लोज्ड रूम में हीट किया जाता है और हीट करके उनको इवापोरेट किया जाएगा, मतलब वो मेटल के मॉलिक्यूल्स वहां से निकल के इवापोरेट होंगे, इतना हीट उसको करना है। फिर ये गैस, ये जो मेटल के मॉलिक्यूल्स है, ये जब इवापोरेट होके एयर के थ्रू जा रहे हैं तो दे शुड नॉट इंटरैक्ट विद द एयर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए उस रूम का प्रेशर हम लोग कम रखते हैं। इससे क्या फायदा होगा, अगर प्रेशर कम रखा तो फ्री पाथ बड़ा होता है, तो दीज मेटल मॉलिक्यूल्स will be moving freely at a longer distance, so they will not be interacting with the air molecules and then they'll be reaching their target, मतलब उन आर्टिकल्स के ऊपर जहाँ पे उसको कोटिंग करना है वहाँ पे जाके बराबर वो चिपक जाएंगे। सो मीन फ्री पाथ को ज्यादा रख के हम लोग आर्टिकल्स का कोटिंग इस तरीके से कर सकते हैं, और उसके लिए क्या किया, प्रेशर ऑफ द गैस हम लोगों ने कम रखा है। सो दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द बेसिक्स ऑफ द चैप्टर मीन फ्री पाथ। अच्छा, इस मीन फ्री पाथ के दौरान, इस फ्री मोशन के दौरान उस गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है सपोज v, ये इसका 3D मोशन है। 3D मोशन मतलब क्या, इस वेलोसिटी को तीन कंपोनेंट्स रहेंगे, vx, vy एंड vz। अभी थोड़ा सा वेक्टर्स का पार्ट आएगा, ये आपने अच्छी तरीके से किया है। तो vx, vy, vz, तो v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस वेक्टर v as vx i cap प्लस vy j cap प्लस vz k cap, ये हो गया मेरा वेक्टर v। अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड के लिए क्या कोड मैंने बोला था, मैग्नीट्यूड बोलते हैं अंडर रूट सम ऑफ स्क्वायर्स, सो लेट्स डू दैट, इट इज रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं v स्क्वायर करता हूं तो रूट हट जाएगा, सो यू गेट इट एज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। बट जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया और टाइम एंड अगेन मैंने आपको ये बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स के लिए पैरामीटर्स हम लोग एवरेज लेते हैं, डिस्टेंस का एवरेज लिया, वैसे अभी वेलोसिटी का भी लेंगे। अभी ये vx स्क्वायर क्या है, ये एक गैस मॉलिक्यूल का नहीं है, अगर आपको पूरे गैस का चाहिए, आई हैव स्टार्टेड विद वन गैस मॉलिक्यूल, लेकिन हम लोग को चाहिए तो पूरे गैस का, तो पूरे गैस का अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो पूरे गैस में जितने मॉलिक्यूल्स है उन सब का x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है उनका एवरेज मुझे लेना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो माइंड यू vx स्क्वायर क्या है बैच, vx स्क्वायर उन सारे स्क्वायर्स का एवरेज है, सारे x वेलोसिटी का, x डायरेक्शन में होने वाले वेलोसिटी का एवरेज है, मतलब vx1 स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ x वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, vx2 स्क्वायर स्क्वायर ऑफ x वेलोसिटी ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल, लाइकवाइज अप टू n मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से आप अभी vy और vz के स्क्वायर को भी समझ सकते हो। इन शॉर्ट क्या है, ये जो स्क्वायर टर्म्स हम लोगों ने लिखा है ये पूरे गैस के लिए लिखा है, और इंडिविजुअल टर्म जो है ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज है, ये यहाँ पे मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड रजिस्टर दिस इन योर ब्रेन एज वेल एज इन योर नोटबुक। ये सब हम लोग को आगे पार्ट्स में यूज करना है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू नोट डाउन दीज थिंग्स वेरी वेल, द डिटेल्स ऑफ इट, मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट्स लिखा है, आपको उसके डिटेल्स लिखने हैं जो मेरे एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे मिले हैं, प्रॉपरली लिखो, फुल स्केप्स पे लिखो, फाइल्स में उसको प्रिजर्व करके रखो, दैट इज अ इजियर वे ऑफ हैंडलिंग इट, एंड एट द सेम टाइम उस नोट्स का एक स्कैन कॉपी भी अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में स्टोर करके रखो, दैट विल बी योर बैकअप। Adding one more point to the basics of KTG is, from Pascal's law we know that pressure exerted by gas is same in all the directions at a given point.
मतलब प्रेशर को एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, इट डजंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसीलिए वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटीज, ये जो मैंने आपको बोला vx स्क्वायर, व्हाट वाज इट? इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज अलोंग x डायरेक्शन। अच्छा, इस एवरेज को लिखने का एक तरीका है, वी जस्ट राइट इट एज अ डैश ऑन द हेड ऑफ ईच। तो vx स्क्वायर का एवरेज विल बी रिटन दिस वे, vy स्क्वायर का एवरेज, vz स्क्वायर का एवरेज। इस तरीके से v स्क्वायर का एवरेज भी ये होगा। सो ये तीनों वेलोसिटीज सेम है बिकॉज प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। vy और vz को भी मैं vx स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3vx स्क्वायर। तो v स्क्वायर इज 3vx स्क्वायर, तो vx स्क्वायर क्या मिलेगा? 1/3 ऑफ v स्क्वायर। सो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/3 ऑफ v स्क्वायर, लेकिन एवरेज लूंगा मैं सबका। ये ऊपर का जो डैश है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरेज, क्योंकि इसमें सारे मॉलिक्यूल्स का x वेलोसिटीज का स्क्वायर, सारे मॉलिक्यूल्स का y वेलोसिटीज का स्क्वायर, सारे मॉलिक्यूल्स का z वेलोसिटीज का स्क्वायर, इनका एवरेज है ये। सो vx स्क्वायर, मीन ऑफ vx स्क्वायर इज दिस, सिमिलरली मीन ऑफ vy स्क्वायर इज दिस एंड मीन ऑफ vz स्क्वायर इज दिस। तो ये जो वेलोसिटी है इसको अब क्या नाम देंगे हम लोग? क्लियरली इट्स अ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, बट ऊपर जो डैश लिखा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन। सो दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये भी मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, बट दिस इज मीन ऑफ x वेलोसिटी, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ x वेलोसिटी, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ y वेलोसिटी एंड मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ z वेलोसिटी। तो ये सारे मीन वैल्यूज है, लेकिन स्क्वायर्स के मीन है, वो सारे स्क्वायर्स के एवरेज है। तो इन जनरल हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट मीन ऑफ x वेलोसिटी स्क्वायर, मीन ऑफ y वेलोसिटी स्क्वायर, मीन ऑफ z वेलोसिटी स्क्वायर। तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला क्या हो सकता है? 1/3 ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमारा जो पहला डेरिवेशन है चैप्टर का प्रेशर का, उसमें हम लोग को ये टर्म लगेगा। नाउ देयर इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, अ वॉक इन द क्लाउड स्टूडेंट्स। आफ्टर ऑल दीज बेसिक्स दैट वुड बी वेरी फ्लुएंट टू यू।